पुणे मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर दूर एक शांत और व्यवस्थित शहर, जहां जिंदगी आमतौर पर अपने ढर्रे पर चलती है। लेकिन 21 नवंबर 2018 की सुबह कुछ अलग थी। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही घंटों में इस शांत शहर की फिजाओं में डर फैल जाएगा और फिर गूंजेंगी गोलियों की आवाजें। एक तरफ एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी तरफ शहर का एक जांबाज क्राइम ब्रांच अफसर जमीन पर खून से लथपथ गिरा पड़ा था। सवाल उठे, क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? एक ही दिन, एक ही शहर में दो गोलीकांड। क्या ये महज इत्तेफाक था या इसके पीछे था कोई गहरा षड्यंत्र? क्यों मारी गई एक मासूम महिला और क्यों बनाया गया पुलिस अफसर को निशाना? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए जब सच सामने आया तो उसने सिस्टम की जड़ें हिला दी। क्या हुआ था उस दिन पुणे की सड़कों पर? कौन था वो जिससे सबको खामोश करवाना था? और कैसे एक अधूरी मोहब्बत ने ले ली दो जाने? जानिए इस दिल दहला देने वाली सच्ची वारदात की पूरी कहानी सिर्फ सौरभ की स्टोरी पर। और अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना सौरभ मिश्र। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह घटना पुणे के चंदन नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के आनंद पार्क इंद्रायणी कॉम्प्लेक्स की एक सोसाइटी धनब बिल्डिंग में हुई सुबह का समय था। और माहौल शांत था जब अचानक 3 गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल के बीच की सीढ़ियों से आ रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वाले लोग डर के मारे तुरंत अपने फ्लैट से बाहर आ गए। जैसे ही लोगों की नजर सीढ़ियों पर पड़ी तो उनकी रूह कांप गई। वहां एक लड़की खून से लथपथ पड़ी थी। उसका नाम एकता ब्रजेश भाटी था। एकता अपने परिवार के साथ इसी बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल पर 3 फ्लैटों में किराए पर रहती थी। गोलियों की आवाज और चीख पुकार सुनकर पूरी बिल्डिंग के लोग वहां जमा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग घायल एकता को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एकता की मौत की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। अस्पताल ने तुरंत इसकी सूचना चंदन नगर थाने को दी। खबर मिलते ही थाना प्रभारी राजेंद्र मलिक अपनी टीम के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि एकता को उसके ही फ्लैट में गोली लगी है। डॉक्टरों ने बताया कि एकता को 2 गोलियां लगी हैं। एक गोली उसके पेट में लगी है, जबकि दूसरी गोली उसके सिर के आर पार हो गई है। हालत गंभीर थी। मामला साफ तौर पर हत्या का लग रहा था। राजेंद्र मलिक ने तुरंत अस्पताल में 2 कांस्टेबलों को तैनात किया और खुद सीधे वारदात वाली जगह पर पहुंच गए। पुलिस जब वारदात वाली जगह पर पहुंची तो पड़ोसियों और परिजनों से पूछताछ शुरू हुई। वह अपने पिता और बच्चों के साथ बैठकर एकता के आने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। थाना प्रभारी राजेंद्र मलिक ने जब घटना स्थल का निरीक्षण किया तो सीढ़ियों के पास दीवार पर गोली का निशान मिला। इससे साफ था कि हमलावरों की एक गोली सीधे दीवार पर लगी थी। ब्रजेश भाटी ने पुलिस को बताया कि उसने 3 गोलियों की आवाज सुनी थी। मामला काफी गंभीर था, इसलिए थाना प्रभारी ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस कंट्रोल रूम एंड फोरेंसिक टीम को सूचना दी। खबर मिलते ही शहर के डीसीपी भी वारदात स्थल पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम ने वहां से साक्ष्य जुटाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण भी किया। घटनास्थल की जांच पूरी करने के बाद थाना प्रभारी राजेंद्र मलिक एक बार फिर अस्पताल पहुंचे। वहां से उन्होंने एकता भाटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के सासुन सरकारी अस्पताल भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में शहर के कई थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ क्राइम ब्रांच के डीसीपी श्री सदेश पांडे भी शामिल हुए। बैठक में घटना के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई और फिर तय हुआ कि इस मामले की जल्द से जल्द और गहराई से जांच की जाएगी, चाहे वह मुंबई हो या पुणे। जब भी किसी बड़े अपराध की खबर आती है तो स्थानीय पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच उसकी जांच शुरू कर देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। डीसीपी श्री सदेश पांडे ने एकता भाटी की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए 2 विशेष टीमें बनाई। नाकाबंदी कर पुलिस मुखबिरों को अलर्ट किया गया। जांच के दौरान पता चला कि एकता भाटी का परिवार दिल्ली का रहने वाला है, इसलिए पुलिस को शक था कि मामला दिल्ली से भी जुड़ा हो सकता है। घटना की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस ने आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करनी शुरू की। सीसीटीवी से बड़ा सुराग मिला। पता चला कि हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। कुछ ही देर बाद मोटरसाइकिल वडगांव शहर के शिवाजी पार्क के सामने लावारिस हालत में खड़ी मिली। जांच में पता चला कि यह बाइक पुणे के एक बाजार से चोरी हुई थी। हत्यारे बाइक वहीं छोड़कर सारसबाग की तरफ भाग गए थे।
अब क्राइम ब्रांच की टीम हथियारों की तलाश में जुटी थी। उसी दिन शाम करीब 4 बजे इंस्पेक्टर गजानन पवार की टीम को एक मुखबिर से खबर मिली। उसने बताया कि चंदन नगर गोलीकांड के दोनों आरोपी पुणे रेलवे स्टेशन आने वाले हैं। वे शाम 5:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से छूटने वाली झेलम एक्सप्रेस से दिल्ली भागने वाले हैं। इंस्पेक्टर गजानन पवार और उनकी टीम के लिए यह खबर काफी अहम थी। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और हत्या के आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाने लगे। उन्हें ट्रेन छूटने से पहले अपना मोर्चा मजबूत करना था, इसलिए उन्होंने यह खबर चंदन नगर पुलिस के साथ साथ वडगांव पुलिस और पुणे स्टेशन की जीआरपी को भी दी। इंस्पेक्टर गजानन पवार और उनकी टीम इंस्पेक्टर गजानन पवार कांस्टेबल मोयुद्दीन शेख के साथ सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठकर यात्रियों पर कड़ी नजर रख रहे थे। जैसे जैसे ट्रेन के रवाना होने का समय नजदीक आ रहा था, इंस्पेक्टर गजानन पवार की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी उन्हें लगता था कि शायद आरोपियों ने अपना प्लान बदल दिया है, लेकिन फिर उनकी नजरें तेज हो जाती थीं। ट्रेन के रवाना होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। तभी उन्होंने दो संदिग्ध लोगों को बोगी नंबर 9 की तरफ तेजी से बढ़ते देखा। पुलिस के लिए यह बेहद अहम मौका था। इंस्पेक्टर पवार ने अपनी टीम को अलर्ट किया और खुद बोगी नंबर 9 में पहुंच गए। उन्होंने दोनों संदिग्धों को कोच में चढ़ने से रोका और उनसे अपनी पहचान बताने को कहा, लेकिन उनमें से एक ने अचानक अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और इंस्पेक्टर पवार पर 3 गोलियां चलानी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर पवार ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक गोली उनके जबड़े में लगी और दूसरी गोली उनके कंधे को छूती हुई पास में खड़े एक व्यक्ति को लग गई। एक व्यक्ति को गोली लग गई। प्लेटफॉर्म पर गोलियों की आवाज सुनते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई। इस मौके का फायदा उठाकर बदमाश रिवॉल्वर लहराते हुए भागने लगे, लेकिन भागने में सफल नहीं हुए। थोड़ी ही दूरी पर इंस्पेक्टर रघुनाथ जाधव ने दौड़कर इंस्पेक्टर गजानन पवार को पकड़ लिया और उन्हें पकड़ लिया। अन्य पुलिसकर्मी हमलावरों के पीछे दौड़े। स्टेशन से निकलकर दोनों हमलावर सड़क पर भागने लगे। पुलिस भी उनके पीछे थी। सड़क पर भीड़ होने के कारण पुलिस उन पर गोली भी नहीं चला सकी। तभी मालधक्का रेड लाइट पर तैनात बड़ा गार्डन ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल राजेंद्र शैलके ने एक हमलावर को पकड़ लिया। गिरफ्तार हमलावरों से जब पूछताछ की गई तो उनमें से एक ने अपना नाम शिवलाल उर्फ शिवा बाबूलाल राव बताया, जबकि दूसरे ने अपना 19 वर्षीय बेटा मुकेश उर्फ मोंटी शिवलाल राव बताया। दोनों मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले थे। फिलहाल दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे थे और उन्होंने एकता भाटी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। क्राइम ब्रांच को दोनों हमलावरों से गहन पूछताछ करनी थी, इसलिए अगले दिन उन्हें पुणे के प्रथम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजानन नंदनवार के समक्ष पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतका एकता का पति ब्रजेश भाटी दिल्ली की एक महिला से प्रेम संबंध था, यानी एकता अपने पति की प्रेम कहानी का शिकार हुई थी। इस हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई वो बेहद दिलचस्प थी। ये बात 2014 की है। उस वक्त भाटी परिवार दिल्ली में रहता था। इनका छोटा सा कारोबार था जिसे एकता भाटी और उनके पति ब्रजेश भाटी देखते थे। आमदनी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ परिवार चल रहा था, लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं चल सकी। इसलिए पति पत्नी दोनों अक्सर परेशान रहते थे। वो इंटरनेट पर अच्छी आमदनी के लिए सर्च करते रहते थे। इसी दौरान ब्रजेश भाटी की दोस्ती फेसबुक पर संध्यापुरी से हुई। जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। संध्यापुरी एक खूबसूरत लड़की थी। ब्रजेश ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में खुद को खूबसूरत लड़की बताया था। उसने बताया था कि वो अविवाहित है, जबकि असल में वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं। संध्यापुरी ने ब्रजेश भाटी को अविवाहित समझकर उससे दोस्ती की थी। उसने संध्या से शादी करने का वादा किया और उससे ढेर सारे पैसे ले लिए। उसने संध्या की कार भी ले ली। संध्या के पैसों पर ब्रजेश आराम से रह रहा था। जब संध्या उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो उसने अपने प्लान के मुताबिक संध्या की कार बेच दी और अपने परिवार के साथ पुणे चला गया। पुणे जाकर ब्रजेश और एकता ने कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में ये काम उनके लिए मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। उनकी मेहनत ने उनके बिजनेस में उनकी मदद की। उन्होंने पुणे की कई आईटी कंपनियों में अपने लिए खास जगह बनाई। उन कंपनियों के खाने के डिब्बों की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। उनके खाने का स्वाद किसी और के खाने में बेजोड़ था। काम बढ़ा तो पैसे भी आने लगे। पैसों से उनके परिवार की जिंदगी बदल गई। पुणे के एक अच्छे इलाके में धनब बिल्डिंग में 3 फ्लैट किराए पर लिए। 2 फ्लैट पहली मंजिल पर थे और एक दूसरी मंजिल पर। उन्होंने दूसरी मंजिल के फ्लैट को अपना बेडरूम बना लिया। पहली मंजिल के एक फ्लैट में वे अपने बच्चों और पिता के साथ रहते थे।
उन्होंने दूसरे फ्लैट को मेस बना लिया था। मेस में काम करने के लिए उन्होंने नौकर रख लिए थे। वे खाना बनाते और टिफिन तैयार करते थे। पूरा परिवार नीचे वाले फ्लैट में एक साथ नाश्ता करता था। जब संध्यापुरी को पता चला कि ब्रिजेश शादीशुदा है तो वह टूट गई। वह ब्रिजेश से दिल से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह 2 बच्चों का पिता होगा। संध्या बहुत दुखी थी और वह ब्रिजेश को सजा देना चाहती थी, लेकिन वह दिल्ली से भाग चुका था। लेकिन संध्या हार मानने वाली नहीं थी। उसने तय किया कि वह ब्रिजेश को जरूर ढूंढेगी, चाहे इसके लिए उसे कितने भी पैसे खर्च करने पड़े। वह उससे मिलने पुणे चली गई। वहां उसके परिजनों से भी मिली। पहले तो ब्रिजेश ने संध्या को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने अपने तेवर दिखाए तो उसके होश उड़ गए। जब संध्या ने शादी की बात कही तो उसने शादी से इनकार कर दिया। उस वक्त ब्रिजेश की पत्नी एकता ने संध्या को बुरी तरह बेइज्जत किया और घर से निकाल दिया। इससे नाराज और दुखी होकर संध्या वापस दिल्ली आ गई। ब्रिजेश को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ उत्तम नगर थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रिजेश भाटी को पुणे से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया। करीब 1.5 महीने जेल में रहने के बाद वह जमानत पर बाहर आया। तभी संध्यापुरी उससे अपनी कार और पैसों की मांग करने लगी। इस पर उसने ब्रिजेश को झांसे में ले लिया। ब्रिजेश भाटी के परिवार और संध्यापुरी के बीच काफी झगड़ा हुआ था। तब संध्या ने धमकी दी थी कि अगर उसकी कार और पैसे वापस नहीं किए गए तो वह पूरे परिवार को नहीं छोड़ेगी। भाटी परिवार को संध्यापुरी की यह खोखली धमकी लगी। ब्रिजेश भाटी से नाराज चल रही संध्यापुरी ने भाटी परिवार को सबक सिखाने की ठान ली। उसने इसे हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। जिस तरह से वह पीड़ित थी, वह धोखेबाज ब्रिजेश को भी उसी तरह से पीड़ित देखना चाहती थी। इस काम में उसके एक जानकार ने उसकी मदद की। उसने संध्या को शिवलाल उर्फ शिवा बाबूलाल राव से मिलवाया, जो एक आपराधिक मानसिकता वाला था। संध्यापुरी ब्रिजेश भाटी की पत्नी एकता भाटी की हत्या करवाना चाहती थी। इसके लिए उसने शिवलाल उर्फ शिवा को एक बहुत बड़ी सुपारी दी। पुणे आने के बाद दोनों ने सबसे पहले ब्रिजेश भाटी के घर की पूरी रेकी की और घटना वाले दिन पुणे के बाजार से मोटरसाइकिल चुराई और सुबह सुबह आकर एकता भाटी को निशाना बनाया और वहां से फरार हो गए। वे शहर से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण वे पुणे में ही रह गए। उन्हें पता था कि पुणे से शाम 5:30 पर झेलम एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना होती है। उन्होंने इसी ट्रेन से दिल्ली भागना बेहतर समझा, इसलिए शाम 4 बजे तक उन्होंने सारसबाग के एक होटल में समय बिताया। फिर जब वे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी झेलम एक्सप्रेस में चढ़ने वाले थे, तभी पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो गई। शिवलाल ने शक होने पर गोली चला दी, जिससे इंस्पेक्टर गजानन पवार घायल हो गए। शिवलाल उर्फ शिवा बाबूलाल राव और मुकेश उर्फ मोंटी राव से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम संध्यापुरी को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली रवाना हुई। 26 नवंबर 2018 को संध्यापुरी दिल्ली के उत्तम नगर पुलिस की मदद से उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस संध्या को पुणे ले गई। पूछताछ के बाद संध्यापुरी ने पूरी कहानी पुलिस को बता दी। संध्यापुरी शिवलाल और उसके बेटे मुकेश उर्फ मोंटी को कोर्ट में पेश कर यवदा जेल भेज दिया गया। तीनों आरोपी जेल में बंद थे। आगे की जांच चंदन नगर थाना प्रभारी राजेंद्र मुलिक कर रहे थे। तो दोस्तों, एक अधूरी मोहब्बत, एक झूठा वादा और एक टूटा हुआ दिल, जब इन सबका मेल होता है तो उसके अंजाम भी उतने ही खतरनाक होते हैं। ब्रिजेश भाटी ने अपने फायदे के लिए एक मासूम लड़की की भावनाओं से खेला, लेकिन बदले में जो मिला वो सिर्फ तबाही थी। एक मां, एक पत्नी एकता भाटी जो अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी बुन रही थी, उसे सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो उस झूठ की सच्चाई थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। और एक ईमानदार पुलिस अफसर इंस्पेक्टर गजानन पवार जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए गोली का शिकार हो गया, लेकिन फिर भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटा। सवाल यह नहीं कि हत्या किसने की, सवाल यह है कि ऐसा करने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है। नफरत, बदले की आग और झूठ जब मिलते हैं तो एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। आज शिवलाल, उसका बेटा मोंटी और इस साजिश की मास्टरमाइंड संध्यापुरी तीनों सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जो जख्म एकता के परिवार पर लगे, जो डर उस शांत शहर पर छाया, क्या वो कभी मिट सकेगा? इस घटना ने हमें एक बार फिर ये सिखाया कि क्राइम का कोई भविष्य नहीं होता। सही कदम उठाएं, क्योंकि खामोशी कई बार कातिल बन जाती है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल सौरभ की स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका सौरभ मिश्र। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सच्चाई के रास्ते पर चलें। धन्यवाद।